तो इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, इसका अगर हम लोग वेटेज देखें तो ये 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही रहता है हर सेट में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से, और ये अप्लाई करता है 3 to 4 मार्क्स। ओके, एक चैप्टर 3 to 4 मार्क्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, काफ़ी वेटेज है इसका, और एवरेज लेंथ का है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ज़्यादा छोटा भी नहीं है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा। इसका थोड़ा हम लोग कंटेंट देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहला है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, दूसरा है साइड डिस्टेंस, तीसरा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और फिर है वर्टिकल अलाइनमेंट। ओके, तो इन सब में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में हम लोगों को सबसे पहले तो देखना है पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक, पेवमेंट, उसके बाद है कैम्बर के बारे में पढ़ना है, फिर विथ ऑफ रोड, एंड फिर और सोल्जर। ठीक है, ये तो हुआ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। ठीक है, फिर साइड डिस्टेंसेस में हम लोग को एसएसडी पढ़ना है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, फिर है ओएसडी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, फिर है आईएसडी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट पढ़ना है, उसके बाद सुपर एलिवेशन पढ़ना है, उसके बाद एक्स्ट्रा वाइडनिंग पढ़ना है। ठीक है, फिर ट्रांजिशन कर्व और सेटबैक डिस्टेंस, ट्रांजिशन कर्व और सेटबैक डिस्टेंस। फिर वर्टिकल अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट में सबसे पहले तो ग्रेडियंट के बारे में जानेंगे, फिर ग्रेड कंपेंसेशन, ग्रेड कॉम्पेंसेशन के बारे में, फिर समिट कर्व, फिर फाइनली वैली कर्व। इतने टॉपिक्स हैं हमें पढ़ना है। ठीक है, इतने के लिए हमें 3 से 4 मार्क्स मिल रहे, जो कि काफ़ी बेहतरीन वेटेज है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट से। ओके, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के भी 3 पार्ट हैं। पहला है फ्रिक्शन, स्लिप एंड स्किड, उसके बाद है अनइवन इंडेक्स। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन आप लोग तो जानते ही हैं, किसी भी मोशन को अपोज करता है,
फोर्स, वो फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी दो तरह के हैं। सबसे पहला तो लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा लैटरल। पहला है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है लैटरल। तो एक्चुअली में हम लोग को ये हेल्प करता है फ्रिक्शन, और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन हमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। ओके, तो आईआरसी, ठीक है, आईआरसी, अकॉर्डिंग टू आईआरसी एफ कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट longitudinal can be taken from 0.35 to 0.4। ठीक है, तो आईआरसी सबसे पहले क्या है, आईआरसी का फुल फॉर्म है इंडियन रोड कांग्रेस। ओके, आईआरसी एक तरह का मैनुअल है जिसमें जैसे कंक्रीट और स्टील के लिए उसके अलग अलग कोड हैं, IS 456, IS 800। ओके, उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए आईआरसी हम लोग फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आईआरसी एफ लॉन्गिट्यूडनल कैन बी टेकन फ्रॉम 0.35 टू 0.4। ठीक है, तो ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये स्पीड के ऊपर कम डिपेंड करता है और लेस स्पीड पे कोफिशिएंट ज़्यादा रहता है और हाई स्पीड। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन में दिया रहता है, तो ये डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है कब क्या होता है, बस हमें याद रखना है जो ज़्यादा कोफिशिएंट है, ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड है कोफिशिएंट का, वो लेस स्पीड के लिए होता है। ठीक है, और जो कम मैग्नीट्यूड है वो हाई स्पीड के लिए होता है। ठीक है, अब लैटरल पे आते हैं हम लोग। लैटरल हुआ acts when lateral force act on vehicle। सपोज ये हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, बेसिकली ये व्हीकल है। ठीक है, ये यहाँ पे टर्न ले रहा है, तो जैसे ही ये व्हीकल इस टर्न पे पहुँचेगा, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन में एक फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि ऐड कर, जो सर्कुलर मोशन में जब आप मूव कर रहे हो आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल, जो कि आपको इधर पुश करता है इधर को। तो इस पुश को रेजिस्ट करने वाला फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन ही है। ठीक है, जो कि है लैटरल फ्रिक्शन। ओके, जो इस जगह पे एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ओके, और आईआरसी ने उसकी वैल्यू दी है एफ लैटरल इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, तो ये एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू हमेशा यूज करना है 0.15। तो ये हम लोग को याद रखना है कहाँ पे 0.35 यूज करना है और कहाँ पे 0.15 यूज करना है। 15 जो होगा वो लैटरल के केस में होगा, जब भी लैटरल मूवमेंट का हम लोग बात कर रहे हो। ओके, और जब भी हम लोग लॉन्गिट्यूड का बात कर रहे हो, ठीक है, जब भी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट का बात करो, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट बोले तो ये मूवमेंट का जब भी हम लोग बात कर रहे हो, इस रोड पे मूवमेंट का जब हम लोग बात कर रहे हो, तो जो फ्रिक्शन हम लोग अकाउंट में लेंगे वो रहेगा ये वाला फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, और जब हम लोग इस डायरेक्शन में मूवमेंट का बात करेंगे तो हम लोग कौन सा फ्रिक्शन यूज करेंगे, लैटरल फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू होगा 0.15। ओके, तो ये तो था फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्लिप एंड स्किड। स्किड एंड
स्लीप। ये दो बहुत कॉमन से वर्ड हैं जो डेली लाइफ में हम लोग बहुत सुनते हैं बोलते हैं, लेकिन इसका यूज इन रियलिटी सही नहीं किया जाता है। जो मतलब स्लीप के जगह हम लोग स्किड बोलते हैं और स्किड के जगह हम लोग स्लीप बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्किड और स्लीप के बीच डिफरेंस। ठीक है, स्किड और स्लीप। तो सबसे पहले तो एक सपोज करते हैं ये व्हील है, ठीक है, जिसका रेडियस r है। ठीक है, वो मूव करना चालू करता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जिसमें इसका 1 रोटेशन पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर से ये पॉइंट घूम करके फिर से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, 2πr। ठीक है, तो 1 रोटेशन में 2πr ट्रैवल किया ये डिस्टेंस। ठीक है, इन जनरल केस जब स्लिप और स्किड नहीं हो रहा है तो क्या फॉलो होगा, 1 रोटेशन इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, 1 रोटेशन इज इक्वल टू 2πr, तो ये फॉलो होगा। ये हम लोग को याद रखना है, 1 रोटेशन इज इक्वल टू 2πr इन जनरल केस जब भी स्लिप और स्किड नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं स्किड क्या है। ठीक है, स्किड कब बोलेंगे, जो भी फेनोमेनन ड्यूरिंग ब्रेक होता है। ब्रेक लगाने पे हम लोगों का जो डिस्टेंस होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, वो ज़्यादा होता है रोटेशनल मोशन से। रोटेशनल मोशन से, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन इज मोर देन रोटेशनल मोशन। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए जो व्हील था वो 4πr मूव कर गया 1 रोटेशन में। ठीक है, ऐसे करना चाहिए था 1 रोटेशन में 2πr, लेकिन वो 4πr मूव कर गया, तो उस केस में स्किड कहलाएगा। ठीक है, जब भी ट्रांसलेशनल मोशन ज़्यादा हो रोटेशनल मोशन से। ओके, फॉर एग्जांपल 4πr एक रोटेशन में ट्रैवल कर गया। ठीक है, अब स्लिप कब होता है, स्लिप होता है एक्सेलरेशन के समय। ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन जो होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या समझ सकते हैं कि एग्जांपल कुछ इस तरह ले सकते हैं कि 2πr डिस्टेंस मूव किया, लेकिन इसको मूव करने के लिए 4 रोटेशन ले लिया। ठीक है, तो 2πr डिस्टेंस के लिए 4 रोटेशन ले लिया, तो इस केस में हम लोग स्लिप कहेंगे। ठीक है, ये एक्सेलरेशन के केस में होता है, जब हम लोग अपने व्हीकल को एक्सेलरेट करते हैं उस समय स्लिप होता है, जब ब्रेक लगाते हैं उस समय स्किड होता है। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है। इसमें एक टर्म आता है प्योर स्किड। प्योर स्किड में क्या हो जाता है, रोटेशनल मोशन 0 हो जाता है। ठीक है, स्लिप में क्या हो जाता है, प्योर स्लिप में ट्रांसलेशनल मोशन 0 हो जाता है, मतलब व्हीकल वहीं का वहीं खड़ा है लेकिन टायर उसके घूमा जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में स्लिप होता है। तो ये था आपका स्किड एंड स्लिप। ओके, नाउ तीसरा है अनइवननेस इंडेक्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले होता है क्यूमुलेटिव अनड्यूलेशन पर यूनिट रोड लेंथ। ठीक है, क्यूमुलेटिव अनड्यूलेशन
पर यूनिट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये व्हीकल है, ठीक है, और ये रोड है, ठीक है, इसका लेंथ है 1 किलोमीटर, ठीक है। ये व्हीकल यहाँ से चलना चालू हुआ, ठीक है। इसमें एक छोटा सा मशीन लगा रहता है, ठीक है, जो कि बम्प इंटीग्रेटर कहलाता है, ठीक है। ये आपका अंडुलेशन को मेज़र करता है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, तो इस डिवाइस में एक मेजरमेंट आएगा कि 6 mm पर 1 किलोमीटर। ओके, हम लोगों ने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसके लिए 6 mm का अंडुलेशन आया, ठीक है। जैसे कि ये 1 mm का अंडुलेशन है, 1 mm है, 1 mm है, 1 mm है, ठीक है, 0.5 mm है, ठीक है, 1.5 mm है। तो इस केस में 6 mm पर 1 किलोमीटर का क्यूमुलेटिव अंडुलेशन आया, जो कि अनइवन इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। तो इट इज़ मेजर्ड बाय बम्प इंडिकेटर। ये व्हीकल में लगा होता है जो मेज़र करता है पर यूनिट लेंथ, हम लोग को याद रखना है। और इसका यूनिट होता है -mm पर 1 किलोमीटर। ओके, ये इसका यूनिट होता है mm पर किलोमीटर, यूनिट mm पर किलोमीटर, ठीक है। तो इसके बाद कुछ अदर कंट्रीज़ हैं, उसमें इसी तरह का एक इंडेक्स यूज होता है, ठीक है, जो कि कहलाता है RII, ओके, इंटरनेशनल रफनेस इंटीग्रेटर, ठीक है, इन अदर कंट्री। ठीक है, तो बेसिकली RI इज इक्वल टू, सॉरी, उस केस में आपका BI क्या होता है? BI या अनइवन इंडेक्स, अनइवननेस इंडेक्स, ठीक है। उस केस में अनइवननेस इंडेक्स क्या होता है? 630 RI का जो भी वैल्यू है पावर 1.12, ठीक है। ओके, इसके लिए हमें एक टेबल भी दिया गया है, ठीक है, जो कि ये UI जो भी नंबर आता है उसके बाद हम लोग को टाइप ऑफ रोड में क्लासिफाई करता है। तो सबसे पहला UI है लेस देन 1500, ठीक है, mm पर किलोमीटर इसका यूनिट है। 1500 से अगर कम है तो रोड का कंडीशन कैसा है? गुड। अगर 1500 से 2500 है तो रोड का कंडीशन कैसा है? सेटिस्फैक्टरी। उसके बाद 2500 से लेके 3500 तक का अगर UI है तो बैड। अगर 3500 से ज़्यादा है तब तो अनकंफर्टेबल, ठीक है। ये याद रखना, 1500 से कम है तो गुड, 1500 से 25 है तो सेटिस्फैक्टरी, अगर 25 से 35 है तो बैड, और 35 से ज़्यादा है तो अनकंफर्टेबल, ठीक है। UI अगर RI का वैल्यू अगर दिया होता है, ठीक है, तो इसको पुट करना है, उससे हम लोग UI मिल जाएगा, UI से ये मिल जाएगा, ठीक है। IRI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल रफनेस इंटीग्रेटर, ओके। तो हम लोग छोटा सा एक प्रॉब्लम देख लेते हैं।
प्रॉब्लम ये है, ठीक है। टाइप ऑफ रोड हमें फाइंड करना था, सबसे पहले UI निकाल लेते हैं। UI क्या होता है 630 2.805 का पावर 1.12। इसको जब फाइंड करोगे तो आपका आएगा 199.9, जिसको कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग 2000 बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसका रीज़न हम लोग देखें कौन से टेबल के कौन से रीजन में पड़ता है, तो ये आएगा सैटिस्फैक्टरी, ठीक है। तो टाइप ऑफ रोड क्या हुआ, टाइप ऑफ रोड हुआ सैटिस्फैक्टरी, ओके। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैम्बर। कैम्बर, इसका डेफिनेशन क्या हुआ, क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड टू रोड by elevating the central line in order to allow flow of water from surface to drainage system, ठीक है। तो क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड टू रोड, ठीक है, बाय एलिवेटिंग सेंट्रल लाइन। सपोज एक रोड है, इसका सेंट्रल लाइन यहाँ पे है, इसको अगर हम लोग एलिवेट कर देते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, और फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस टू ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ एलिवेट कर दिया सेंट्रल लाइन को, तो ये जो जिस एंगल से हम लोग एलिवेट किए वो कैम्बर कहलाता है, ठीक है, थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कैम्बर, ठीक है, कैम्बर इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसको शो करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे 4% कैम्बर कहीं लिखा रहेगा, कहीं 4/100 लिखा रहेगा, कहीं 1/25 लिखा रहेगा, कहीं 1/25 लिखा रहेगा, कहीं 0.04 कैम्बर लिखा रहेगा, तो कहीं 1 वर्टिकल और 25 हॉरिजेंटल लिखा रहेगा। तो 4% का सबसे पहले मतलब समझते हैं क्या हुआ। तो ये हाफ पार्ट को हम लोग उठाते हैं इस ट्रायंगल को, ठीक है। 4% का मतलब ये हुआ, ये आपका कैम्बर थीटा है, तो 4% का मतलब हुआ 4 आपका वर्टिकल और 100 आपका ये हॉरिजेंटल, ठीक है। तो 4 ये वर्टिकल, 100 आपका हॉरिजॉन्टल। तो ये तो हुआ कैम्बर, ओके। और यहाँ पे ड्रेनेज लगा रहता है, ओके, ड्रेनेज लगा रहता है यहाँ पे हम लोग का, जिसके लिए हम लोग ये कैम्बर बना रहे हैं ताकि वाटर इसमें चला जाए, ओके। ये तो था कैम्बर क्या होता है। क्वेश्चन में आपको इस तरह का भाषा लिखा मिलेगा, इस तरह का लैंग्वेज, उसका मतलब ये होता है 4%, वो 4/100, 1/25, 1/25, 1/25, 0.04, 1 वर्टिकल एंड 25 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब आते हैं टाइप की तरफ। कैम्बर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप तो है स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैम्बर वो कुछ इस तरह का दिखता है, स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ओके। फिर सेकंड है पैराबोलिक कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। जब भी किसी रोड को हाई स्पीड के लिए डिज़ाइन किया जाता है तो हम लोग पैराबोलिक कैम्बर यूज़ करते हैं, ओके। क्योंकि पैराबोलिक में इस पोर्शन में ये पोर्शन एटलीस्ट
एटलीस्ट ये वाला पोर्शन जो है स्ट्रेट रहता है। ओके, बाकी भले स्लोप हो सकता है लेकिन सेंट्रल पोर्शन स्ट्रेट रहता है, इसलिए हम स्पीडी मूवमेंट फैसिलिटेट करता है इसे। ओके, यहाँ पे स्लोप बन जाता है, एक कॉर्नर बन जाता है, इसीलिए थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट करता है ये स्पीडी मूवमेंट को, लेकिन स्पीडी मूवमेंट के लिए ये सबसे बेस्ट है पैराबोलिक कैम्बर। ओके, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं W, जो कि विथ ऑफ रोड है, विथ। ठीक है, और यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करने पे ये जो एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल आपका है 1/n। ओके, ये वाला एंगल है 1/n। फिर इसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। इक्वेशन का ओरिजिन ये है, ये वाला पार्ट इक्वेशन का ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये इक्वेशन हुआ। तो इक्वेशन क्या हुआ, ये y है, ये x है। तो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक है तो एक्स स्क्वायर होगा, बाय n इंटू W/2। फाइनली क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बाय NW। n क्या है, n 1/n का n है। सपोज ये आपका 1/n आपका 1/50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को 50 लिख देना, ना कि 1/50। ठीक है, इस n के जगह हम लोग 50 पुट कर देंगे। W हो जाएगा विथ ऑफ रोड, ठीक है, और x तो कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है। तो ये था पैराबोलिक कैम्बर। इसमें हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक कैम्बर, ठीक है, और सीसी रोड। ओके, इन हेवी रेनफॉल इफ विथ ऑफ पेवमेंट, इसके लिए हम लोगों को ये सीसी रोड पढ़ना होगा। और हेवी रेनफॉल ये क्या है, हेवी रेनफॉल एरिया, ठीक है, ये थोड़ा देर बाद हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि है थर्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड टाइप, वो है कंपोजिट कैम्बर। ठीक है, कंपोजिट कैम्बर कुछ इस तरह होता है, उसमें ऊपर वाला दोनों शामिल होता है। सपोज इतना दूर तक स्ट्रेट भी रहता है, ठीक है, और थोड़ा देर के बाद पैराबोलिक भी हो जाता है। तो दोनों मिला के बनता है, इसलिए ये कंपोजिट कैम्बर कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग IRC पे चलते हैं। IRC ने कुछ हम लोगों को कैम्बर का वैल्यू दिया हुआ है, अलग अलग कंडीशन पे हमें अलग अलग कैम्बर हमेशा रखना है। ठीक है, तो एज पर IRC, ठीक है, तो वो वैल्यू दिया हुआ है आपका कैम्बर का, ये आपको इस कंडीशन में आपको ये रखना है, इस वैल्यू का आपको कैम्बर रखना है। तो सबसे पहला है हेवी रेनफॉल कंडीशन, ठीक है, और दूसरा कंडीशन है राइट रेनफॉल कंडीशन। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यूज अलग अलग टाइप्स के रोड के लिए दिए गए। फॉर एग्जांपल CC रोड, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट
रोड, जिसको हम लोग सीसी रोड भी बोलते हैं, ठीक है। और एक तरह का रोड है हाई ब्यूटिमिनस टाइप, हाई ब्यूटिमिनस टाइप रोड, ठीक है। इसके लिए आपको लाइट रेन कंडीशन में कितना वैल्यू दिया गया है चैम्बर का, तो 1.7% दिया गया, ठीक है। तो हाई रेनफॉल में कितना दिया होगा आप गेस कर सकते हो, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ठीक है। हाई रेनफॉल में ज़्यादा पानी पड़ता है, ज़्यादा पानी पड़ता है तो हमें ज़्यादा स्लोप चाहिए होगा पानी को डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा स्लोप के लिए ज़्यादा कैम्बर, इसलिए हम लोग ज़्यादा कैम्बर देते हैं। तो अब 2% मतलब क्या हुआ, 2% मतलब हुआ 2/100 का कैम्बर, मतलब 1/50, मतलब 1 in 50, मतलब 1 वर्टिकल और 50 हॉरिजॉन्टल। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या है ये, अलग अलग लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जा सकता है, 1 in 50, 1 वर्टिकल 50 हॉरिजॉन्टल। तो ये तो लैंग्वेज हुआ, ऐसे अभी हम लोग परसेंट में पढ़ते हैं, आप लोग सीख गए हैं कैसे इसे अदर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है थिन ब्यूटिमिनस रोड, थिन ब्यूटिमिनस टाइप, ओके, थिन ब्यूटिमिनस टाइप। तो इसमें लाइट रेनफॉल में क्या होता है, 2% होता है, और हेवी रेनफॉल में 2.5%। तो आप लोग देख रहे होंगे कैसे ये स्लोप बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट रोड और हाई ब्यूटिमिनस टाइप रोड जो होते हैं जनरली स्मूथ होते हैं, स्मूथ रोड्स में कम हम लोगों को चाहिए स्लोप, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे रोड जो है रफर होते जा रहे हैं, अगर रफ रोड हैं तो हम लोगों को ज़्यादा स्लोप चाहिए ताकि पानी डिस्पोज हो पाए, ठीक है, ताकि वाटर डिस्पोज हो पाए। तो थर्ड है WBM, जिसका फुल फॉर्म होता है वाटर बाउंड मैकडम, ओके, वाटर बाउंड मैकडम और ग्रेवल रोड, ठीक है। ये बेसिकली गांव में हमें मिलता है, ग्रेवल रोड, रुगड़ी मिट्टी की सड़क, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 2.5% का यूज़ करते हैं लाइट रेनफॉल एरिया में और 3% का यूज़ करते हैं हाई रेनफॉल एरिया में। उसके बाद अर्थेन रोड, सॉरी, और रुगड़ी मिट्टी वाली ज़मीन, रुगड़ी मिट्टी वाली रोड ये है अर्थेन रोड, वो ग्रेवल रोड था, ओके, सिर्फ एग्रीगेट से बना हुआ रोड था वो। ये मिट्टी वाली रोड है, ये वाली रोड आपको गांव में मिलती है, जिसका स्लोप होता है 3% और इधर 4%। तो आप लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, पैटर्न क्या है, 1.7 यूज़ हुआ, ठीक है, उससे बढ़ के हमने 2 यूज़ किया, फिर ऐसे मूव हो रहा है। तो आपको बस 5 वैल्यू याद करनी है, 1.7, 2, 2.5, 3 एंड 4, 1.7, 2.5, सॉरी 1.7, 2, 2.5, 3, 4, ओके। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, ये याद करना थोड़ा ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़रूरी है अदर्स एग्जाम के लिए। गेट में आपको दिया मिलेगा, ठीक है, गेट में आपको दिया रहेगा। और एक छोटा सा नोट है, जो आपका ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, ये आपका लैटरल स्लोप है, क्रॉस स्लोप है, ओके। जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लोप रहेगा, ठीक है, सपोज ये वाला स्लोप, ठीक है,
इसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये अगर हम लोग ये वाला स्लोप देखें, ड्राइवर है, हम लोग सामने से देख रहे हैं, अगर ये वाला स्लोप देखें तो ये हम लोगों का कहलाता है कैम्बर, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल व्यू है ये, और ये सेक्शनल व्यू है, ठीक है। इसमें ऐसे मूव कर रही है व्हीकल, इसमें इनटू द प्लेन, इनटू द पेज मूव कर रही है व्हीकल, ओके। तो ये ग्रेडियंट कहलाता है। तो डिफरेंस देख रहे होंगे ग्रेडियंट और कैम्बर के बीच का, ठीक है। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 इंटू कैम्बर, ये याद रखना है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर, ठीक है। दुगनी स्लोप रहेगी ग्रेडियंट में। चलिए अब बढ़ते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम में ये था, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक कैम्बर फॉर सीसी रोड। सीसी रोड मतलब तो समझ रहे होंगे, सीमेंट कंक्रीट रोड। इसका हेवी रेनफॉल में क्या होता है कैम्बर, तो 2% दिया गया, IRC ने 2% दिया है, ठीक है। इफ विथ ऑफ पेमेंट इज 4%, इफ W इज 7, ओके। तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर n बाय W। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/100, 1/50, तो n क्या हो गया, 50 हो गया। तो 2x स्क्वायर 50 इंटू विथ क्या हो गया 7। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर बाय 175। तो y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 175, ये आपका इक्वेशन हो गया पैराबोलिक कैम्बर का, ठीक है। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विथ ऑफ रोड। ठीक है, विथ ऑफ रोड, रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो सपोज ये हमारा डिज़ाइन व्हीकल है, ठीक है। तो डिज़ाइन व्हीकल का जो विथ होता है वो हम लोग मानते हैं 2.44 मीटर, ठीक है। डिज़ाइन व्हीकल जनरली एक ट्रक होता है, कार वगैरह की बात हम लोग नहीं करते हैं ट्रांसपोर्ट में। जब भी डिज़ाइन व्हीकल की बात आए, जब भी किसी व्हीकल की बात आए, आपके मन में किसी ट्रक का इमेज आना चाहिए, तो ये एक ट्रक है, ओके। तो इसका डिज़ाइन विथ हम लोग 2.44 मानते हैं, और साइड में 0.655 मीटर का स्पेस देना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। 0.655 मीटर दोनों साइड स्पेस देना चाहते हैं। तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोगों को कितना रोड का ज़रूरत होगा, तो इनको सबको ऐड करने पे हमें जो डिस्टेंस मिलेगा वो होगा 3.75 मीटर। तो एक गाड़ी को एडजस्ट करने के लिए हमें कितना लेंथ चाहिए, 3.75 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक विथ ऑफ रोड हो गया। इधर फिर सोल्जर होता है, ठीक है, इधर फिर सोल्जर होता है, सोल्जर को पढ़ेंगे आगे हम लोग। ये सोल्जर, ये सोल्जर, और यहाँ से यहाँ तक विथ, जो कि 3.75 होता है एक लेन के लिए, ठीक है। तो सिंगल लेन अगर है तो 3.75 होगा मीटर होगा लेंथ। अगर फिर टू लेन है तो 7 मीटर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मल्टीपल लेन है तो 3.5 मीटर पर लेन का एवरेज चलता है, ठीक है।
अगर 4 लेन है तो क्या हो गया, 4 लेन के लिए एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, 4 लेन के लिए, 4 लेन के लिए हो गया 3.4 इंटू 4 इजकल टू 14 मीटर। 14 मीटर का विथ होना चाहिए 4 लेन। ओके, तो ये तो हो गया आपका विथ ऑफ रोड। ओके, अब आते हैं हम लोग सोल्जर के ऊपर। सोल्जर क्या होता है? सोल्जर, ओके, सोल्जर इज एक्स्ट्रा विथ विच इज प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू एज ऑफ पेवमेंट। ठीक है, एज ऑफ जो पेवमेंट होता है इसके एडजेसेंट में एक विथ प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग रीजन के कारण, उसे हम लोग सोल्जर्स बोलते हैं। वो अलग अलग रीजन्स क्या होते हैं, वो जनरली इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग छोड़ते हैं। वो इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकते हैं, ब्रेकडाउन हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी होता है, और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ओके, तो सोल्जर देखने से पहले एक बार हम लोग रोड का पूरा क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। रोड का पूरा क्रॉस सेक्शन होता कैसा है, ठीक है। तो ये है फिगर क्रॉस सेक्शन का जो आपके सामने है। ये अब इसको लेवल कर लेते हैं थोड़ा। ये वाला जो चीज़ है वो है डिवाइडर और मीडियन। ठीक है, डिवाइडर और ये आपका लेन है जिसमें व्हीकल मूव कर रहा है। ओके, और ये व्हीकल है। ओके, ये इनटू द प्लेन मूव कर रहा है। ओके, ये गाड़ी, ये व्हीकल इनटू द प्लेन मूव कर रहा है। तो ये वाले पोर्शन से पहले तो ये पोर्शन है जो कि फुटपाथ है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है कर्व है। देखेंगे कर्व क्या होता है। ये वाला जो पोर्शन है हमारा वो सोल्जर कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इमरजेंसी में तुरंत से इधर इधर रुका जा सकता है, तुरंत ही इधर रुका जा सकता है। ओके, और इसकी विड्थ कितनी होती है? इसकी विड्थ होती है एटलीस्ट एक डिज़ाइन व्हीकल के इतनी होती है। ओके, 2.5 मीटर। ओके, और डिज़ाइन व्हीकल की विड्थ भी कितनी होती है? 2.44। तो अप्रोक्सीमेटली दोनों की विड्थ बराबर होती है ताकि कोई भी व्हीकल किसी भी प्रॉब्लम में आसानी से इधर रुक पाए। ठीक है, तो ये तो हुआ सोल्जर। ओके, ये हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ डिवाइडर और मीडियन। ठीक है, ये तो आपका ड्रेनेज हुआ, ड्रेनेज प्रोवाइड किया गया ताकि वाटर पास कर पाए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो भी लेंथ है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी विड्थ ऑफ पेवमेंट। ठीक है, और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। ये याद रखना, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? विड्थ ऑफ पेवमेंट प्लस सोल्जर मिला के जो डिस्टेंस होता है वो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और पेवमेंट क्या होता है? पेवमेंट होता है डिवाइडर प्लस पेवमेंट। ओके, वो विड्थ ऑफ पेवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा हम लोग स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं। आईआरसी ने जो जो स्पेसिफिकेशंस दिया हमें।
सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू IRC, ठीक है। IRC ने ये सब वैल्यू दे रखा है, हमें बस फॉलो करना है। तो सबसे पहला तो वैल्यू है मिनिमम विथ ऑफ सोल्जर। अभी सोल्जर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मिनिमम विथ कितना है 2.5 मीटर, ठीक है। कैम्बर कितना होना चाहिए सोल्जर का, सोल्जर का कैम्बर कितना होना चाहिए मिनिमम ऑफ, इसको इस तरह देख लेते हैं, रोड कैम्बर, रोड का जो भी कैम्बर है प्लस 0.5 मीटर, ठीक है। सोल्जर का भी जो भी स्लोप होता है, ओके, सोल्जर का जो भी स्लोप होता है वो रोड के स्लोप से 0.5 ज़्यादा होता है, ओके। और जो भी कैम्बर है वो 3% से कम नहीं होनी चाहिए, ओके। तो मिनिमम 3% होगा और मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, ठीक है, सोल्जर का स्लोप, ओके। अब आते हैं कर्व। कर्व क्या होता है, तो कर्व ये वाला पार्ट कर्व है आपका। तो कर्व का काम क्या है, तो कर्व का काम ये है, कर्व थोड़ा नीचे तक रहता है, कर्व का काम है लैटरल सपोर्ट देना, ठीक है, रोड को इस डायरेक्शन में सपोर्ट देना ताकि वो अपनी जगह पे बना रहे, ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं करे, ओके। तो लैटरल सपोर्ट कर्व का काम होता है। कर्व लैटरल सपोर्ट, ठीक है। डिवाइडर का मतलब, डिवाइडर का रीजन तो आप लोग जानते होंगे। डिवाइडर का काम होता है हेड ऑन कोलिजन को रोकना, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन को, आपस में जो अपोजिट साइड से व्हीकल्स आती हैं टकराती है उसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, उसको रोकना क्योंकि डिवाइडर है। और ग्लेयरिंग इफेक्ट को रिड्यूस करना। तो डिवाइडर में जनरली पेड़ लगा होता है जो कि सामने से आ रही व्हीकल की लाइट को रोकता है, तो ग्लेयरिंग इफेक्ट रिड्यूस होते हैं, ओके। तो ये तो हुआ रीजन, ठीक है। अब मिनिमम विथ कितना होना चाहिए, मिनिमम विथ डिवाइडर का 5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। और 3 मीटर भी हो सकता है व्हेन स्पेस इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। 5 मीटर होना चाहिए, लेकिन जब स्पेस का बहुत ज़्यादा कमी हो तो 3 मीटर का, ठीक है। 3 मीटर से कम हम लोगों को लेकिन करना नहीं है डिवाइडर का, ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हम लोगों को कंट्रोल लाइन, बिल्डिंग लाइन और रोड बाउंड्री लाइन पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है टिपिकल क्रॉस सेक्शन, ओके। तो ये है क्रॉस सेक्शन रोड का, ओके। ये तो आप लोग जानते हैं क्या कहलाता है, विथ ऑफ फॉर्मेशन, विथ ऑफ फॉर्मेशन। ये सेटबैक डिस्टेंस कहलाता है, और ये राइट टू वे और लैंड विथ, ठीक है। तो ये सेटबैक डिस्टेंस सबसे पहले जानेंगे, मतलब इन फ्यूचर हम लोग जानेंगे, आगे वाले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद विथ ऑफ फॉर्मेशन जो कि हम लोगों ने पहले देखा, सोल्जर प्लस
विथ ऑफ पेवमेंट इज कॉल्ड विथ ऑफ फॉर्मेशन। अब एम्बैंकमेंट के इस वाले एंगल को भी हम लोग ऐड कर देंगे। अगर ये जो एंगल हम लोगों का जो डिस्टेंस लिया है तो वो राइट टू वे कहला जाएगा। ओके, उसके बाद आता है कंट्रोल लाइन। ये वाला लाइन जो है हम लोगों का है कंट्रोल लाइन, ठीक है। और ये वाला लाइन है बिल्डिंग लाइन, ओके। और ये वाला लाइन है रोड बाउंड्री, ओके। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी पोर्शन है वो गवर्नमेंट के अंदर रहता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन गवर्नमेंट के अंदर रहता है जो कि करीब 150 मीटर का होता है, ओके। तो जो भी घर वगैरह बनते हैं वो इधर ही बनते हैं, तो परमानेंट इधर बनेगा। इतना दूर में टेम्पररी स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, जैसे ढाबाज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह, स्मॉल शॉप्स, ओके। तो ये सब इस यहाँ पे बनेंगे, लीज पे दिया जाता है जनरली ये पोर्शन को, ओके। और ये पोर्शन सेटबैक डिस्टेंस आप लोग जान ही रहे हैं। सेटबैक डिस्टेंस आगे जानेंगे क्या होता है, अभी के लिए बस जान लेते हैं कि बेटर विजिबिलिटी के लिए ये सेटबैक डिस्टेंस छोड़ा जाता है, ठीक है। किसी कर्व पे हम लोगों को दूर तक देखने के लिए सेटबैक डिस्टेंस होना ज़रूरी है, ओके। तो ये सेटबैक डिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे टेम्पररी स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं लीज पे लेके गवर्नमेंट से। यहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। रोड के बाहर परमानेंट स्ट्रक्चर, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर, ये सेटबैक डिस्टेंस, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का दोनों रोड बाउंड्री के बीच जो एरिया है वो कहलाता है राइट टू वे, ओके। ये विथ ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, ओके। तो ये पोर्शन हमारा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइड डिस्टेंस पढ़ेंगे जो कि बहुत मज़ेदार टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग साइड डिस्टेंस पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, ओके, ठीक है।